नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। हिंदी आरोह है क्लास 12th से आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें एक कविता है पतंग। आलोक धनवा द्वारा रचित ये कविता बाल मन की सुलभ मनोवैज्ञानिक तरीके से चित्रण करने वाली ये कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें बालक के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक तरीके से चित्रण किया गया है कि किस तरह से सर्दी का मौसम आते ही बच्चों के मन में पतंग उड़ाने की उमंग और उत्साह और लालसा जागृत होती है। उसके साथ ही बच्चे जैसे पतंग के साथ ही उड़ रहे हों इस तरह से दिखाई देते हैं। चलिए आज हम इस कविता को सरल भाषा में समझते हैं और बालक के मन की मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी होती है और प्रकृति के साथ उनका संबंध किस तरह से स्थापित होता है, ये भी आज इस कविता के माध्यम से हम देखेंगे। साथ ही आलोक धनवा का थोड़ा सा परिचय भी जानेंगे कि उनकी कविताएं किस प्रकार की हैं और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। बने रहिएगा बच्चों, ये कविता बहुत ही अच्छी है। सरल शब्दों में मैं समझाने जा रही हूँ। आधुनिक काल की ये कविता आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसके कवि हैं आलोक धनवा, इसका परिचय इस प्रकार है कि ये 8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान दिया गया और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया और इनको भोजपुरी सम्मान भी मिला हुआ है। पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं और इनको विभिन्न विश्वविद्यालयों में और राष्ट्रीय संस्थानों में व्याख्याता के रूप में इनको बुलाया जाता है, अतिथि के रूप में। और इनकी अच्छी खासी भूमिका रहती है, भागीदारी रहती है। इनकी जो पहली कविता थी वो जनता का आदमी, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई। उसके बाद उन्होंने भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ये कविताएं भी लिखी जो कि बहुत प्रसिद्ध रही। और इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह 1998 में दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। और इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं कि ये हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद कर लेते हैं। आलोचकों का मानना है कि इनकी कविताओं के प्रभाव का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसी कारण शायद कवि ने अधिक लेखन नहीं किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है और ये बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं। पतंग कविता बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण है। और इनकी जो भाषा शैली है वो खड़ी बोली है। ये बिंबों का सुंदर प्रयोग करती है। इनकी भाषा सहज और सरल है और इन्होंने अलंकारों का भी प्रयोग किया है। बच्चों, आपको अलंकार, रस, छंद ये सब तो सीख लेने चाहिए क्योंकि ये हर कविता को प्रभावी बनाने वाले होते हैं और ज़्यादातर कवियों की कविताओं में अलंकार, रस ज़रूर होते हैं। तो इनकी कविता में भी अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि इससे कविता और ज़्यादा प्रभावशाली, शब्दों में चमत्कार पैदा होता है। चलिए, कविता का सार है कि ये कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं में मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों पर खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर कर भी संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। तो इस कविता में यही बताया गया है कि बच्चे पतंग उड़ाने के चक्कर में इतने मग्न हो जाते हैं, उनमें इतनी उमंग और उत्साह आ जाता है कि कितना भी भय हो, कितनी भी ऊंची छत हो, छत से गिरने का डर हो, लेकिन उनको ये सब दिखता ही नहीं है। वो अपने ही उत्साह में रहते हैं और ऐसे लगता है कि मानो सारे भय उनके पास खुद ही चल कर आ रहे हैं, लेकिन वो भय को डर समझते नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। तो बौछारें गई मतलब बारिश का मौसम चला गया, फिर भादो चला, भाद्रपद मतलब अपने हिंदी महीने होते हैं, तो भाद्रपद गया, श्रावण चला गया, फिर भाद्रपद भी चला गया, सवेरा हुआ। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चे के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। तो कवि क्या कहते हैं कि बरसात के मौसम की जो बौछारें हैं वो चली गई, फिर भाद्रपद महीना आ गया और इसी में साइकिल चलाते हुए लोग जो आते हैं
कि भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन होने पर शरद का जो प्रकाश फैल जाता है और इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद ऋतु का मानवीकरण कर रहे हैं यहाँ पर और कहते हैं कि नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए ये मौसम जैसे आ रहा है। जैसे एक मनुष्य सुबह सुबह जैसे अखबार वाला आता है, दूध वाला आता है, साइकिल की घंटी बजाते हुए सब समझ जाते हैं कि अब साइकिल की घंटी बजी है तो शायद दूध वाला आया होगा, अब सब्जी वाला आया होगा, अब अखबार वाला आया होगा। उसी तरह से कवि यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण कर रहे हैं। मतलब शरद ऋतु को एक मनुष्य की तरह लेते हुए बता रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे साइकिल की घंटी बजाते हुए तेज गति से शरद ऋतु आ रही है और वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। तो ऐसे लगता है कि जो सवेरा हुआ, जो सुबह का समय हुआ, वह अपने चमकीले इशारों से और बच्चों के झुंड को बुला रहा है कि चलो बच्चों, अब पतंग उड़ाने का समय हो गया है, अब सभी झुंड में इकट्ठे होकर आ जाओ। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए और आकाश को भी एकदम मुलायम यहाँ कवि समझते हैं कि आकाश में जो चमकीली सी धूप नजर आती है शरद ऋतु में, ऐसा लगता है कि आकाश भी बहुत रेशम जैसा मुलायम हो गया है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हैं तब उस समय का माहौल ऐसा होता है कि जैसे चारों तरफ सीटियाँ बज रही हैं, किलकारियाँ गूंज रही हैं और तितलियाँ भी उसी में घूमते हुए नज़र आ रही हैं। तो ये नज़ारा बहुत ही रंगीन लगता है और कवि यहाँ कल्पना करता है कि सबसे हल्की चीज़ मतलब कागज़ की बनी हुई होती है पतंग, तो ये हल्की और रंगीन चीज़ आसमान में उड़ सके और दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, तो बांस की लकड़ी जो मोड़ करके पतंग में लगाते हैं वो भी आकाश में उड़ सके और शुरू हो सके, फिर शुरू हो जाएं बच्चों की किलकारियाँ, सीटियाँ, जिससे मौसम एकदम से नाजुक, दुनिया एकदम नाजुक बन जाए और मौसम एकदम रंगीन बन जाए। तो कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके और ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। यानी बच्चे दुनिया के सामने सबसे पतले कागज़ और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सकें। इन पतंगों को उड़ता देख बच्चे सीटियाँ और किलकारियाँ मारने लगेंगे और इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की बातें कोमल और नाजुक होते हैं। तो बच्चों को कैसा बताया? तितलियों की बातें कोमल और नाजुक बताया। और मानवीकरण इसमें किसका किया गया है? मतलब सवेरे का, सुबह के प्रकाश का, सुबह का मौसम है उसका मानवीकरण किया गया, उसको मनुष्य के जैसा बताया है। तो यहाँ पर बच्चों देखो शब्दार्थ दिए हैं। भादो मतलब भादो मास होता है, भाद्रपद जिसको बोलते हैं। शरद मतलब शरद ऋतु होती है। झुंड मतलब समूह होता है। त्वसारों से मतलब संकेतों से, मुलायम मतलब कोमल, और रंगीन मतलब रंग बिरंगी, बांस मतलब एक प्रकार की लकड़ी, नाजुक मतलब कोमल, और किलकारी मतलब खुशी से चिल्लाना। तो बच्चे खुशी से कब चिल्लाएंगे? जब पतंग आकाश में उड़ेगी, हल्की सी पतंग रंग बिरंगी पूरे आसमान को एकदम रंगीन कर देगी। बच्चे किलकारियाँ मारेंगे और सीटियाँ बजेंगी, बच्चे खुशी से नाच उठेंगे। तो ऐसे में मौसम एकदम नाजुक बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। तो कवि क्या कहता है कि बच्चों का शरीर है वो जन्म से ही एकदम कोमल होता है और जैसे कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही वो पैदा हुए हों। जैसे कपास होती है ना, रुई होती है, कपास की रुई होती है, एकदम नरम होती है, वैसे ही लगता है कि वे अपने साथ ही जैसे कपास की रुई जैसे अपने साथ ही जन्म पैदा होते समय ही अपने साथ कोमलता लेकर आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास और उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है
क्योंकि बच्चों से जैसे प्रकृति का भी गहरा संबंध है, तो धरती माँ भी उनके पैरों को स्पर्श करने के लिए लालायित रहती है और वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। तो ऐसे लगता है कि वो धरती माता पर जब दौड़ते हैं तो ऐसे लगता है कि धरती खुद ही उनको दौड़ा रही है, अपने ऊपर स्पर्श करने के लिए धरती खुद ही आतुर है। ऐसे उन्हें मतलब कोमल पैरों के लिए धरती माँ खुद ही लालायित है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध मतलब उनको होश ही नहीं रहता, मस्ती में दौड़ते हैं, तो छतों को भी नरम बनाते हुए, तो दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती। उनको लगता है कि जैसे वो भी फूलों जैसी मुलायम है और उनके ऊपर ही वो एकदम दौड़ लगाते हैं तेज गति से, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो उनके जो पैरों की ध्वनियां हैं उनसे सारी दिशाओं में एक ध्वनि, एक स्वर, एक सुर उठता है, जैसे मृदंग बज रहा हो। तो टक टक की जो आवाज़ आती है उनके भागने की, उसे एकदम मीठा स्वर सुनाई देता है, जैसे मृदंग बज रहा हो, मृदंग का स्वर आ रहा हो। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं और वे डाल की तरह लचीले वेग सो अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो जब वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं तो उनके शरीर में डाली की तरह ही लचीलापन होता है। तो जब वे भागते हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी डाली से झूले की तरह वो झूम रहे हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तो जब वो पतंग उड़ाते हैं तो उस समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं और उस समय उन्हें गिरने से कोई नहीं बचाता, अभी तो उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। मतलब शरीर में इतना उत्साह होता है कि वो गिर भी गए तो खुद ही संभल जाते हैं, उन्हें उस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि उन्हें कहीं लग गई या कहीं गिर गई। उन्हें बचाने भी कोई नहीं आता, अपने आप गिरते हैं, अपने आप खड़े होते हैं। आपने भी बचपन में ऐसी हरकतें की होंगी, आप खूब दौड़ लगाए होंगे, आप खूब गिरे होंगे और खुद ही उठकर भाग खड़े हुए होंगे। आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ होगा कि हमें चोट लगी है। तो बचपन होता ही ऐसा, उन्हें कुछ मालूम नहीं होता कि उन्हें कहीं लगी है। तो बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो इस तरह से रोमांच में रहते हैं और कितने भी खतरनाक जगह पर पहुंच जाएं उन्हें चोट का एहसास नहीं होता है। तो उनका जो रोमांच है वही उन्हें चोट लगने से बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तो वे खेल के रोमांच के सारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उनकी उड़ान और ऊंचाई पर ही होती है और ऐसा लगता है कि मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया है, क्योंकि एकदम ध्यान उनका केंद्रित रहता है कि पतंग उनकी कितनी ऊंचाई पर जा रही है। तो सिर्फ धागे पर ही उनकी नज़र रहती है और पतंग पर ही उनका ध्यान केंद्रित रहता है। तो ऐसा लगता है कि पतंग की ऊंचाइयाँ जो हैं वो ही उन्हें डोर के सहारे थामे हुई हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। तो जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं और उनकी नज़र उस पतंग पर ही केंद्रित होती है कि कितनी ऊंचाई तक उसकी पतंग जा रही है, तब ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे भी आकाश में उड़ रहे हैं, उनका मन भी आकाश में उड़ रहा है। कभी रंधों के सहारे अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो उनके शरीर के रोएं भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं, तब वे आकाश में उड़ रहे हैं। मतलब अपने रंध्रों के सहारे अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो कैसे बच जाते हैं, मतलब अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं कि छतों पर खतरनाक कोनों से वो टकराते हैं, लेकिन फिर भी किनारों से गिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। तो उस समय उनके मन में जो पहले से भय रहता है, जब वो गिरते हैं और उठते हैं, बार बार गिरते हैं और उठते हैं, दौड़ते हैं, तो उनके मन का भय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने
आते हैं और भी वो अधिक उत्साह के साथ सूरज के सामने फिर आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी पतंग उड़ाने लग जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी उनके पास उनके पैरों को स्पर्श करने के लिए और तेजी से उनके पास आ रही है, उनके बेचैन पैरों के पास। तो पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं और उनकी गति फिर तेज होती है। फिर ऐसे लगता है कि जैसे पृथ्वी और तेज गति के साथ उनके बेचैन पैरों को स्पर्श करने के लिए आ रही है। तो ये बच्चों मैं किसकी बात कर रही हूँ? आपकी ही बात कर रही हूँ। आप बालकों के मन की जो सुलभ इच्छाएं होती है, उमंग होती है, उत्साह होती है, आप बच्चों के मन में उसका कोई पारावार नहीं है, कोई अंत नहीं है। इतनी इच्छाएं उनके मन में होती हैं, इतना उत्साह उनके मन में होता है, वे सब कुछ कर सकते हैं। और हाँ, आप करोगे, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप ठान लोगे तो पता नहीं कितने सारे मार्क्स आप ले आओगे। आपके मन का और उत्साह का, उमंग का कोई पारावार नहीं है। बच्चे होते ही ऐसे हैं। तो कवि ने यहाँ पर बच्चों को उत्साहित बताया है और प्रकृति से उनका गहरा संबंध भी बताया है और साथ ही प्रकृति उनके सामने झुकती हुई नजर आती है। बच्चों का मन ऐसा होता है कि प्रकृति खुद उनके सामने आती है, उनको स्पर्श करने के लिए धरती माँ खुद आती है उनके पास। कविता पतंग पढ़ने के बाद अभी हम इसके महत्वपूर्ण काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। फिर इसके दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि कविता के सौंदर्य से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। इस कविता के प्रश्न मैं आपको बताऊंगी तो आपको उससे संबंधित आइडिया लगेगा कि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि जिस तरह से पंक्तियां दी हुई है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब काव्य सौंदर्य में क्या आता है बच्चों कि उसकी मतलब भाषा शैली कैसी है, उसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, कौन से रस आए हैं, किस तरह के दोहे हैं या कविता है, किस शैली में है, ये सब चीज़ें कविता की सुंदरता बताती हैं। तो इसमें यहाँ पर ये इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है कि किस तरह का काव्य है। तो देखिए ये पंक्तियाँ दी हुई हैं और फिर इससे प्रश्न पूछा है कि शरतकालीन सुबह की उपमा किससे दी गई है, क्यों। पहले हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसे लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो शरतकालीन सुबह की उपमा किससे दी गई है? शरतकालीन सुबह की उपमा खरगोश की लाल आंखों से दी गई है, क्योंकि प्रातःकालीन सुबह से आसमान में लालिमा छा जाती है। वह लालिमा ठीक उसी तरह होती है जैसे खरगोश की आंखों की लालिमा होती है। फिर मानवीकरण अलंकार किस पंक्ति में प्रयुक्त हुआ है, उसका सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो मानवीकरण अलंकार शरद आया फूलों को पार करते हुए बुलाते हुए, तो शरद ऋतु को मानव के जैसे यहाँ पर कवि ने बताया है, तो इसलिए इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। और उसका सौंदर्य किस तरह स्पष्ट करेंगे कि सौंदर्य यहाँ शरद ऋतु को नई लाल साइकिल तेज चलाते हुए, फूल को पार करते हुए दर्शाकर उसका मानवीकरण किया है। कि जिस तरह से कोई व्यक्ति आता है साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए और बुलाता रहता है, उसी तरह से जो शरद ऋतु है वो भी लालिमा लिए हुए आई है और जैसे बच्चों को बुला रही है पतंग उड़ाने के लिए। तो शरद ऋतु को यहाँ पर मानवीकरण अलंकार से सुशोभित किया है। चलिए तीसरा प्रश्न है, शरद ऋतु के आगमन वाले बिंब का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो बिंब क्या होता है बच्चों की, जिसमें किसी दृश्य का चित्रण दिखाई देता हो और मन में ऐसे उसकी कल्पना आ जाती हो कि मन में कल्पना करें कि ये इस तरह का दिख रहा होगा, तो उसको कहते हैं बिंब। तो शरद ऋतु के आगमन वाले बिंब का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इन पंक्तियों में शरद को भी बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपनी नई साइकिल की घंटी जोर जोर से बजाते हुए अपने चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाने आ रहा है, मानो वह कह रहा है चलो चलकर पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पर शरद ऋतु को एक बच्चे की जैसे दिखाया है और वह जैसे साइकिल चलाकर जोर जोर से सीटी बजाकर कह रहा है कि चलो सभी आ जाओ हम पतंग उड़ाते हैं।
फिर अगली पंक्तियां हैं, देखो इनसे प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रस्तुत काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार हुआ है। तो वही हमने जो पहले देखा वैसे ही कि किस तरह से पूरी पंक्तियों को एक मानव के जैसे दर्शाया है कि मतलब जो चीज़ें निर्जीव हैं, सजीव नहीं हैं, उनको मनुष्य सजीव होते हैं, जबकि जैसे पहाड़ हैं, पत्थर हैं, ये सब निर्जीव हैं। तो इन निर्जीव चीज़ों को मनुष्य जैसे दिखाना क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चलते आते हैं डाल की तरह वाचाल वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो प्रस्तुत काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार हुआ है। तो कवि ने इस काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। पृथ्वी, पतंग, दिशा आदि सभी में मानवीय क्रियाकलापों का भाव आरोपित किया गया है। जैसे पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, तो पृथ्वी क्या घूम घूम कर आएगी बच्चों के पैरों के पास, लेकिन यहाँ पर कवि की ये कला है कि ये सौंदर्यता है कि उन्होंने किस तरह से शब्दों में चमत्कार भरा है और उनमें अलंकार पैदा किया है। तो मतलब शब्दों को मानव का रूप किसको दिया है, यहाँ पर पृथ्वी को दिया कि पृथ्वी घूम घूम कर बच्चों के पैरों के पास आती है और लालायित होती है उनको स्पर्श करने के लिए। फिर दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, तो दिशाएं मतलब एक बाजे की तरह बज रही हैं ऐसा दिखाया है। तो दिशाओं को भी मानव में परिवर्तित किया यहाँ पर। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं, तो पतंगों की क्या धड़कन होती है, लेकिन यहाँ पर कवि ने पतंग में भी धड़कन पैदा करती, मतलब यहाँ भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। इन प्रश्नों के माध्यम से ही आप समझ गए होंगे कि मानवीकरण अलंकार का क्या मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, डाल की तरह लचीला वेग सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति में कवि ने बच्चों के शरीर के लचीलेपन की तुलना पेड़ की डाल से की है। पेड़ की डाल एक जगह जुड़ी रहती है, फिर भी वह हिलती रहती है। बच्चे की पतंग उड़ाते समय अपने शरीर को झुलाते हैं, पीछे आगे करते हैं, ये उनकी स्फूर्ति को सिद्ध करता है। यह प्रयोग सर्वथा नया है। तो जैसे डाल, पेड़ तो एक जगह ही रहता है ना, लेकिन उसकी डालियाँ झूमती रहती हैं, है ना, हिलती रहती हैं। वैसे ही बच्चा भी पतंग उड़ाते समय एक जगह रहता है, लेकिन वह आगे पीछे होता रहता है, झूमता रहता है। इस तरह उसकी तुलना कवि ने डाल से की है। आशा है बच्चों अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो यहाँ पर क्या पूछा है, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने इस काव्यांश में बच्चों के क्रियाकलापों तथा उनकी सहन शक्ति का वर्णन किया है। वे पतंग के सहारे कल्पना में उड़ते हैं, ये लाक्षणिक प्रयोग है। सुनहले सूरज के सामने आने का अर्थ है कि वे उत्साह से आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, एक होता है काव्य सौंदर्य, एक होता है भाव सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य क्या होता है कि कविता के माध्यम से क्या बताया गया है। तो कविता के माध्यम से बाल सुलभ मन की मनोदशा का चित्रण किया गया है, और साथ ही बच्चों के उत्साह और उमंग का चित्रण किया गया है ना। तो बच्चों की सहन शक्ति का वर्णन किया गया है, उसके क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है, और पतंग के सहारे वो किस तरह से कल्पना में उड़ते हैं वो सब बात बताई गई है। ये तो आता है भाव में। और काव्य सौंदर्य क्या होता है कि उसमें भाषा शैली, उसमें कौन कौन से अलंकार, उसमें रस कौन से प्रयोग किए गए, उस छंद कौन से प्रयोग किए गए, ये होता है काव्य सौंदर्य। चलिए दूसरा प्रश्न है, काव्यांश में अलंकार सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो अलंकार को तो आपको पता ही है कि यहाँ इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यांश की भाषागत विशेषता पर टिप्पणी कीजिए। तो भाषा कैसी है ये देख लेते हैं हम। और ये तो पता ही है आपको कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पृथ्वी का तेज घूमते हुए बताया गया है, और बच्चों के पास आना एक मानवीकरण अलंकार है। फिर साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मतलब एक ही शब्द दो बार आया है साथ साथ, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर सुनहले सूरज, इसमें स, पहले शब्द में स सुनहले, फिर दूसरे शब्द में भी स्टार्टिंग में स, तो ये इस तरह से आए तो ये अनुप्रास अलंकार होता है। तो
बच्चों ये समझ में आया, इसमें 3 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा कि काव्यांश की भाषागत विशेषता पर टिप्पणी कीजिए। तो इसकी भाषा कैसी है वो देख लेते हैं। तो कवि ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है, खतरनाक, सुनहले, तेज, बेचैन आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग किया है तथा खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की है। खड़ी बोली क्या होती है बच्चों? जो हम हिंदी भाषा बोलते हैं ना, वही हमारी खड़ी बोली होती है। तो खड़ी बोली में ही ये कविता की गई है, ज़्यादा कठिन नहीं है। मतलब अवधि ऐसी कोई भाषा नहीं है कि ब्रिज भाषा, अवधि भाषा जिसको हम समझ ना सके। एकदम साधारण सी हम जो बोलते हैं वही भाषा प्रयोग की गई है, लेकिन भाषा में लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग है, कुछ कुछ विशेषण शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे खतरनाक, सुनहले, तेज, बेचैन आदि। फिर मिश्रित शब्दावली है, मुक्तक छंद है, दृश्य बिंबों का ढेर है, जैसे छतों के खतरनाक किनारे, पृथ्वी को और भी तेज घूमती हुई आते देखना, उसके बच्चों के बेचैन पैरों के पास पृथ्वी का आना, ये सब मतलब दृश्य बिंबों का भी प्रयोग इसमें किया है। अभी आज का जो हमारा लेसन है पतंग, इसके महत्वपूर्ण MCQs यहाँ दिए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि एग्जाम में आपको कोई डाउट ना रहे। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण MCQs। पतंग कविता के कवि कौन हैं? तो आपको हर पोएम के, हर लेसन के कवि और लेखक पता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है हर लेसन के लिए। तो इसके जो कवि हैं, आलोक धनवा। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही? मतलब तेज बौछार जाने का मतलब है बारिश का मौसम चला गया, उसके साथ ही कौन सा महीना गुजर गया? सावन, आषाढ़, अश्विन, भादो। तो भादो महीना में बारिश चली जाती है, तो तेज बौछार के साथ ये महीना भी चला गया। किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? बिल्ली की, खरगोश की, बंदर की, गाय की। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। आप एकदम सुबह जब जल्दी उठते हैं ना 5-6 बजे के टाइम पर, तो आप देखेंगे कि जो सूर्य होता है वो जो चंद्रमा होता है वो डूबने की स्थिति में एकदम ललाई लेकर डूबने वाली स्थिति में दिखाई देता है। तो इसके लिए उसको लाल सवेरा कहा गया है। और लाल सवेरा को खरगोश की आँखों की उपमा दी गई है कि खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा दिखाई दे रहा है। पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई? शरद ऋतु आई, वसंत, पावस, ग्रीष्म। तो शरद ऋतु आई। शरद आया पुलों को पार करते हुए में अलंकार है। तो यहाँ देखो शरद ऋतु है, ये तो एक ऋतु है। तो ऋतु कैसे मतलब इंसान हो सकती है, लेकिन इसको एक इंसान के जैसे दिखाया है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, पुल को पार करते हुए शरद ऋतु आती है। तो इस तरह से वो मानव की जैसे इसमें दिखाया गया है, और इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है। कोई भी निर्जीव वस्तु को अगर मनुष्य के जैसे सजीव के रूप में दर्शाया जाए, चित्रित किया जाए, तो आप समझो कि उस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज़ है। तो सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली, जैसा कि आपके पाठ का नाम है पतंग, तो इसका आंसर भी होगा पतंग। शरद क्या चलाते हुए आता है? तो शरद साइकिल चलाते हुए आता है। शरद क्या बजा रहा है? शरद घंटी बजा रहा है। शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? तो तिरछे, सीधे, तीखे, चमकीले। चमकीले इशारों से बच्चों को, झुंड को बुलाता है। भादो किसका प्रतीक है? भादो अंधकार का प्रतीक है। शरद किसका प्रतीक है? शरद प्रकाश का प्रतीक है। और कपास किसकी प्रतीक है? देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आया हुआ प्रश्न है कि कपास किसकी प्रतीक है? तो ये कोमलता की प्रतीक है, क्योंकि कपास मुलायम होती है ना एकदम, तो ये कोमलता की प्रतीक है। इसी तरह से देखो ये शरद के लिए पूछ लिया यहाँ पर, और भादों के लिए पूछ लिया। तो इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? पतंग के साथ बच्चे बेसुध होकर, मतलब उनको सुध बुध नहीं रहती कि हम गिरेंगे, लग जाएगी, वो दौड़ते ही जाते हैं, दौड़ते ही जाते हैं, कहीं से भी अपने पैर भगाते ही जाते हैं। उन बच्चों का वेग किसकी तरह लचीला है? तो उन बच्चों का वेग डाल की, पेड़ की डाल होती है ना, उसकी तरह लचीला है। वेग मतलब
गति उनकी। मृदंग क्या है? मृदंग बांसुरी है, लंबी ढोलक है, सितार है, शहनाई है। तो इसका उत्तर होगा लंबी ढोलक है। आलोक धनवा का जन्म किस शहर में, किस सन में हुआ? तो 1948 में हुआ। और कहाँ हुआ? मुंगेर में हुआ। मुंगेर कहाँ पर है? बिहार में है। आलोक धनवा को सम्मान मिला था, कौन सा मिला? पहल। ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद, भारत भारती और पहल, उनको सम्मान जो मिला था वो था पहल। आलोक धनवा ने अध्ययन मंडलियों का संचालन कहाँ किया था? तो उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया था। छत से गिरने और बच जाने के बाद, छत से गिरने और बच जाने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? तो जब बच्चे बार बार उठते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं तो अपने आप में ही निडर हो जाते हैं, मतलब फिर उनका डर निकल जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा निडर। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इससे आशय क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, तो इसका आशय है आकाश छू लेने का एहसास होना, कि मतलब पतंग जैसे जैसे उड़ती है ना, बच्चे भी उसके साथ साथ उड़ते रहते हैं, उनको मतलब आकाश छू लेने का एहसास उस समय होता है। शरद की साइकिल कैसी है? शरद मतलब यहाँ पर ऋतु है, एक मौसम है, तो शरद की साइकिल चमकीली है। आकाश को मुलायम बनाने से आशय है आंधी आना, बादल छा जाना, स्वच्छ, सहज, वर्षा होना। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा स्वच्छ और सहज होना। बच्चों को रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? गिरने से बचाता है, नचाता है, सबको बुलाता है, गूंजने लगता है। तो बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें क्या कहती हैं? तो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। बच्चे किन के साथ साथ उड़ रहे हैं? तो बच्चे पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं। छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है? तो छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भय है, मतलब बच्चे छत के किनारे किनारे पर चलते हैं, गिरने का भय रहता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे रहते हैं, वो सुध बुध खो बैठते हैं पतंग के पीछे ही। जैसे उनकी तमन्ना होती है आकाश को छू लेने का एहसास उनके मन में चलता रहता है, उनको किसी प्रकार का डर नहीं रहता। पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए है? तो पतंगों के लिए है, शरद के लिए है, कठोर दिशाओं के लिए है, इशारों के लिए है। तो यहाँ पर जो इशारे हैं उनको चमकीले इशारे कहा गया है। तो चमकीले जो शब्द है वो इशारों के लिए आया है। बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? बच्चे कल्पना के सहारे उड़ रहे हैं, वो कल्पनाओं में खोए रहते हैं। पतंग कविता में कपास किसकी प्रतीक है? ये फिर से रिपीट हुआ है, तो ये कोमलता का प्रतीक है। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं? तो मृदंग के समान बजाते हैं, मतलब पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय नहीं आएगा यहाँ पर, किसके समान बजाते हैं? तो मृदंग के समान बजाते हैं। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? तो शरद ऋतु। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे से भी उड़ते से लगते हैं? रंध्रों के से उड़ते से लगते हैं। पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? ये फिर से रिपीट हुआ है, खरगोश की आंखों जैसा। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ आपको पहले ही बता दिया था, पतंग है। और बांस की सबसे पतली कमानी क्या है? पतंग है। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? बार बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किस तरह बजाते हैं? सितार की तरह। ये रंध्र, सितार और जो आए हैं शब्द, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कौन सी वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।